अकाउंटिंग के क्या फीचर्स हैं। सिंपल सी बात, फर्स्ट फीचर कह रहा है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज एन साइंस। अब सिंपल सी बात है, आप पहले तो इस आर्ट और साइंस दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझ लीजिए, तब आपको ये समझना बहुत इजी हो जाएगा कि ये हम अकाउंटिंग को आर्ट और साइंस क्यों बोल रहे हैं। अब आर्ट क्या होती है, सिंपल से देखिए, आर्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कला। जैसे आपने किसी मदारी को, बंदर को नचाते हुए देखा होगा। अब बंदर को नचाना हर किसी की बात नहीं है, दैट इज आर्ट। या आपने देखा होगा किसी को जन्मजात ही कुछ आर्ट उसको हासिल होती है, जैसे किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी बनानी आती है, दैट इज आर्ट। तो इसी तरह से ही अकाउंटिंग भी एक आर्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करते हैं। पहले हमने जर्नल बनाया, फिर हमने लेजर बनाया, फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर हमने क्या किया, उसको उसके बेस पर हमने नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट रेडी किया। तो कहीं ना कहीं हम अकाउंटिंग को एक आर्ट भी कह सकते हैं, कला भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सिस्टमेटिक तरीके से कोई काम कर रहे हैं। और वही सिस्टमेटिक तरीका क्या कर रहा है, मदारी अपने बंदर को नचा रहा है, कोई ना कोई टेक्निक तो उसने लगा रखी है उसमें। तो कहीं ना कहीं आर्ट एक कला है, एक ऐसी चीज है जिसके बिहाफ पर हम कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से करते रहते हैं। ये आर्ट कुछ लोगों में जन्मजात भी होती है और आप चाहो तो बाद में इसको हासिल भी कर सकते हो। अब मैं बात करूं पेंटिंग की, पेंटिंग बनाना कुछ बच्चों को स्टार्टिंग से आता है, जैसे ही जन्म लेते हैं, जन्म के 2 या 3 साल के बाद पेरेंट्स क्या देखते हैं कि उस बच्चे को पेंटिंग बहुत अच्छे से बनानी आती है, तो वो जन्मजात भी हो सकती है और कभी कभी आपको पेंटिंग सीखनी भी पड़ सकती है। तो आर्ट का मतलब क्या, जो जन्मजात आपके अंदर क्वालिटी है या आप उसको अर्न भी करते हो, कहीं ना कहीं से सीख भी सकते हो, दैट इज आर्ट। तो इसी तरह से अकाउंटिंग भी कहीं ना कहीं आर्ट है। अब बात करते हैं कि इसको हम साइंस क्यों बोलते हैं। अब साइंस की अंदर हम बात करें तो साइंस में क्या होता है, साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, और मेथड्स के अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना होता है, वैसे ही काम करना होता है। इसी तरह से ही अकाउंटिंग में भी है, अकाउंटिंग में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मेथड्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते रहते हैं। तो साइंस भी हमारी इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम अकाउंटिंग को साइंस भी कह सकते हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर आपको कुछ प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कुछ मेथड, रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ कानून, उन सारी बातों का ध्यान रखना होता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। दैट्स वाई हम अकाउंटिंग को साइंस भी कह रहे हैं। अच्छा, साइंस की सबसे खास बात क्या होती है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने कोई 2 केमिकल्स मिक्स किए, केमिकल नंबर 1 और केमिकल नंबर 2, और इससे क्या बन गया, केमिकल नंबर 3 बन गया। अब ये क्या है, केमिकल नंबर 1 और केमिकल नंबर 2 क्या है, रीजन। अभी केमिकल नंबर 3 क्या है, ये है रिजल्ट। तो साइंस क्या करती है, रीजन और रिजल्ट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करती है। साइंस के अंदर जब हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमको अगर रिजल्ट के बारे में पता है, अगर हमको रिजल्ट के बारे में पता है तो उसके पीछे के हमें कहीं ना कहीं रीजन भी पता होते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट किस लिए आया होगा, इन रीजन की वजह से आया होगा। और अगर मैं बोल दूं कि ये मेरे पास रीजन है, 2 चीजों को अगर मैं मिला दूं तो आपको पहले से पता होता है कि ये थर्ड वाला प्रोडक्ट बनने वाला है। तो साइंस में क्या होता है, अगर आपके पास रिजल्ट है तो आपके उसके पीछे का रीजन आपको पता है, और अगर आपको मैं रीजन दे दूं तो आपको उसका परिणाम का भी पता होता है। तो इसी तरह से ही अकाउंटिंग में भी होता है। अकाउंटिंग में हमें जब सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं तो हमको पता है कि रिजल्ट किस तरीके से हमारे सामने आने वाले हैं। इसीलिए ये आर्ट को कहीं ना कहीं साइंस भी कहते हैं, और आर्ट को ये साथ साथ क्या कह रहे हैं, ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है। तो हमारा ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कवर हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। ये बात मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में भी बताई है कि बिजनेस में हम क्या करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बोले तो वो ट्रांजैक्शंस, वो लेन देन, या तो वो पहले से ही मनी में होते हैं या हम उसको मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। वो ट्रांजैक्शन हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं जो पहले से ही मनी में होती हैं या उसको मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। पीछे वाली वीडियोस में मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कि मान लो मेरे पास 200 चेयर हैं, 200 चेयर्स है और 200 चेयर्स की कीमत कितनी है, मान लो 200 रुपए ही है, हर चेयर की कीमत 200 रुपए। तो ये चेयर्स कितने की हो गई, 40,000 रुपए की हो गई। तो ये 40,000 रुपए की आपने चेयर खरीद के लाए।
आप 40,000 रुपए की चेयर्स खरीद के लाए, तो आपने डायरेक्ट बिजनेस में इसको रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पहले से ही आपकी मनी में थी, तो आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। और कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होती हैं जिसको आपको मनी में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे? आपने 200 चेयर्स परचेज की, पर आपको इसकी वैल्यू का नहीं पता, वैल्यू का नहीं पता। और वैल्यू का नहीं पता तो आप क्या करोगे? मार्केट में जाओ, इस चेयर्स की वैल्यू का पता कर लो, भाई ये चेयर्स कितने की हैं। तो आपने चेयर्स की वैल्यू पता की, तो आपको पता चला कि ये चेयर्स आपके लिए 40,000 रुपए की हैं। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, ट्रांजैक्शंस हमें वही रिकॉर्ड करनी है वो जो पहले से मनी में होंगी, या हम उसको अगर हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं तब भी आप उसको रिकॉर्ड कर दो। ये मैंने मनी में कन्वर्ट की, ये ऑलरेडी मनी में थी, तो हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में होती हैं, या उसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि फिर ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिसको हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है कि हमको कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी। तो बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होती हैं जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं होती, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। अब दोनों के बीच में लड़ाई होगी, बिजनेस को कुछ ना कुछ तो नुकसान होने वाला है, या तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, या सेल्स रुक जाएगी, या बिजनेस के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, कुछ ना कुछ नुकसान तो होने वाला है। कितना नुकसान होने वाला है? क्या आपको पता? क्या मेरे को पता? किसी को भी नहीं पता। नुकसान तो होने वाला है। तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका बिजनेस के ऊपर इफेक्ट तो होने वाला है, पर आपको इसको नहीं पता कर सकते, पैसे में, मनी में कन्वर्ट आप इसको नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए इंप्लॉइज स्ट्राइक पे चले गए। अब इंप्लॉइज स्ट्राइक पे चले गए, अब इंप्लॉइज के स्ट्राइक पे जाने की वजह से बिजनेस को नुकसान तो होने वाला है, कितना होने वाला है आपको पता नहीं है, तो ये भी एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से मान लो आपकी टक्कर में किसी ने और एक नया बिजनेस शुरू कर दिया, एक कॉम्पिटिटिव आ गया, आपका कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट के अंदर। अब कॉम्पिटिटर आ गया, आपकी टक्कर में कोई मार्केट में खड़ा हो गया, आपके बिजनेस को कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ने वाला है, कुछ ना कुछ तो आपके प्रॉफिट कम होने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो आपकी सेल्स कम होगी। कितनी होगी आपको नहीं पता, बिजनेस के ऊपर इफेक्ट कितना आएगा आप उसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और इसको आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसकी कहीं पर भी जर्नल में एंट्री नहीं होती। इसीलिए ये आपको सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा था कि आप बिजनेस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखने वाले हो जो फाइनेंशियल नेचर की होंगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में आपको क्या बोल रहा है? रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी। आपको ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करनी है वो किस में करनी है? मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड करनी है। जैसे मैंने आपके सामने अभी तक चेयर्स का एग्जांपल लिया था, आपने 200 चेयर्स परचेज की, 200 चेयर्स परचेज की तो आपने क्या किया? आपने उसको मनी में कन्वर्ट कर लिया। कितने की चेयर्स थी वो? 40,000 की। अगर आपको चेयर्स की वैल्यू नहीं भी पता, फिर भी आपने क्या किया? उन चेयर्स की वैल्यू को पता किया और उसको मनी में कन्वर्ट किया। तो आपको क्या करना है? हर ट्रांजैक्शंस को मनी में कन्वर्ट करके ही लिखना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जब भी आप रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, या तो आप उसकी जर्नल में एंट्री कर दीजिए। अगर आपका बिजनेस स्मॉल है तो आप सारी एंट्रीज कहां करते होंगे? जर्नल में कर लेते होंगे। जर्नल के बारे में मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिया भी है। जर्नल लाइक ए रफ कॉपी, जैसे हम स्कूल या कॉलेज में रफ कॉपी में काम करते रहते हैं, वैसे ही बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सारी ट्रांजैक्शंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते रहते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो बिजनेस अगर आपका छोटा सा है तो आप उसकी एंट्रीज कहाँ कर दोगे? जर्नल में कर दोगे। बट अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या रखना पड़ेगा? आपको मेंटेन करना पड़ेगा सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या आएगा? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक। ये है आपकी सब्सिडरी बुक्स। मतलब जब बिजनेस आपका लार्ज स्केल पे है, ट्रांजैक्शंस आपकी बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो आपको क्या करना है?
आपको जर्नल की जगह पर ये सारी सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन करनी होंगी और प्लस जर्नल की भी हेल्प लेनी होगी, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शंस तो आप यहाँ पे लिख ही दोगे, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी होंगी जो आप इन बुक्स में नहीं लिख पाओगे, उनको आप कहाँ लिख दोगे, जर्नल में लिख दोगे। अब ये कंप्लीट टॉपिक आपको आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा, बट तब तक बस इतना सा समझ लो कि बिजनेस अगर आपका छोटा सा है, ट्रांजैक्शंस अगर कम है, लेन देन अगर आपके कम है, तो आप जर्नल में चले जाइए। अगर आपकी ट्रांजैक्शन ज्यादा है, लेन देन ज्यादा होते हैं, तो आपको इन सब्सिडरी बुक्स की सहायक बहियों की हेल्प लेनी होगी। तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी। और मनी में तो कन्वर्ट करना ही करना है, और जहां पर रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड आपको इस तरीके से करना होगा। नेक्स्ट फीचर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या बोलता है, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का टॉपिक हम ऑलरेडी पीछे वाली वीडियोस में समझ चुके हैं, इन द फॉर्म ऑफ लेजर। लेजर को हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप ऐसा समझ लीजिए, ये वाला पॉइंट हमारा खाता बही का है। कौन सा पॉइंट है ये, खाता बही का। खाता बही आप सबने देखी है, जब भी आप किसी सेठ साहूकार के पास गए हैं, किसी दुकानदार के पास गए हैं, किसी बिजनेस में गए हैं, तो उनके पास एक रेड कलर की लाल सी एक बुक होती है जिसमें वो सारी अपनी चीजों को रिकॉर्ड करते रहते हैं, उसको आप खाता बही नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो खाता बही में क्या होता है, खाता बही में हम क्या करते हैं, ये क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग वर्ड कहां से आया, देखो क्लास से आया। कहां से आया, क्लास। क्लास का मतलब क्या, राम का खाता अलग खोल दो, श्याम का खाता अलग, मोहन का अलग, ए पर्सन का अलग, बी पर्सन का अलग, परचेज का अकाउंट आप अलग खोल दो, सेल्स का अकाउंट आप अलग खोल दो। तो क्लासीफाइंग करने का मतलब यही है कि जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं वो उस एक पार्टिकुलर अकाउंट में चली जाएंगी। मान लो आपके सामने बहुत सारी परचेज की ट्रांजैक्शन हुई हैं, तो आप कहां कर दोगे, परचेज वाली बुक में कर दोगे। सेल्स वाली सारी ट्रांजैक्शन हुई हैं तो कहां कर दोगे आप, सेल्स वाली बुक में कर दोगे। और आपकी ट्रांजैक्शन अगर किसी पार्टिकुलर किसी पर्सन को लेकर है, मान लो आपकी राम किसी श्याम या किसी ए या किसी बी के साथ ट्रांजैक्शन होती हैं, तो आपको उस रिलेटेड पर्सन के अकाउंट में आपको एंट्री करनी होगी। मान लो राम के साथ आपकी ट्रांजैक्शन चलती रहती हैं, तो आप क्या करोगे, राम का खाता अलग रख देना, राम का अकाउंट अलग से बना देना, और वो राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आप कहां कर दोगे, राम के अकाउंट में कर दोगे। तो क्लासीफाइंग के अंदर मैंने क्या किया, सबकी क्लास बना दी। राम का अकाउंट अलग, राम की क्लास अलग, श्याम की अलग, मोहन की अलग, सोहन की अलग, ए का अलग, परचेज अकाउंट अलग, सेल्स अकाउंट अलग। तो हर किसी को मैंने अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया। जैसे आप स्कूल में देख लीजिए, स्कूल में 1000 बच्चे होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारे के सारे बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। 8th क्लास अलग है, 9th अलग, 10th अलग, 12th अलग। तो ये बच्चों को हम क्लास वाइज ही तो बिठाते हैं, आर्ट्स की क्लास अलग, कॉमर्स की अलग। तो वैसे ही अकाउंट में है, अकाउंट में हम क्या करेंगे, सारी ट्रांजैक्शंस में से देखेंगे किस ट्रांजैक्शन को कौन से अकाउंट में डालना है। राम का खाता राम में, श्याम का श्याम में, परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज में, सेल्स की सेल्स में। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लासीफाइंग कर देते हैं। अब जब क्लासीफाइंग हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, समराइजिंग करेंगे। समराइजिंग का मतलब क्या है, समराइजिंग का मतलब है कि यहां पर आकर हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट रेडी करते हैं। क्या रेडी करते हैं, बैलेंस शीट, दैट इज समराइजिंग। समराइजिंग करते हुए हमको काम बहुत ध्यान से करना होता है, और ये समराइजिंग करने का काम कौन करता है, अकाउंटेंट करता है। जब हम समराइजिंग करते हैं तो हमको बहुत गहन अध्ययन से देखना होता है कौन सी ट्रांजैक्शन हमें कहां लिखनी है, कौन सी आइटम हमें कहां लिखनी है, नेट प्रॉफिट कितना होगा, नेट लॉस कितना होगा, बिजनेस की एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, बिजनेस से कितने लोगों को पैसा देना है, कितना पैसा लेना है। तो ये सारी बातों को फाइंड आउट करने का काम कहां पे आ जाता है, समराइजिंग पे आ जाता है। तो समराइजिंग के अंदर हम मोटा मोटा काम क्या करते हैं, मेन बेसिक काम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट रेडी करना। जब हम ये तीनों रेडी कर लेते हैं तो हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लग जाता है कि हम आखिर स्टैंड कहां कर रहे हैं, हमने टोटल एक्सपेंस कर कितने दिए, हमने आखिर कितने लोगों को पैसा देना है, कितनों से लेना है। ये सारी बातें आपको इस लेवल पर आकर पता चल जाती हैं। जब आप इस लेवल पे आ जाते हो तो इंफॉर्मेशन को, डेटा को कुछ इस तरह से बनाते हो ताकि सामने वाली पार्टीज भी उस बातों को समझ पाए, सामने वाले लोगों को भी हम अपनी बात को समझा पाए। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट फीचर क्या है,
नेक्स्ट फीचर है कि हम रिजल्ट्स के ऊपर अभी थोड़ा इंटरप्रेट करना स्टार्ट करते हैं, बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके तैयार करते हैं कि सामने वाले लोगों को समझ में आ पाए। हम सिंपल और इजी लैंग्वेज के अंदर अपना फॉर्मेट रेडी करते हैं, क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोग नहीं हो सकते, सभी ऐसे लोग नहीं हो सकते जिनको इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो वो सभी को समझ में आ जाए। तो अभी हमको क्या करना है, इस स्टेप के ऊपर आकर रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा इंटरप्रेट करना है। ये देखना है कि प्रॉफिट ज्यादा हुए तो क्यों हुए, सेल ज्यादा हुई तो क्यों हुई, लॉस कम हुए तो, लॉस ज्यादा हो गए तो क्यों हुए। तो यहां पर थोड़ा सा हम गहराई से अध्ययन करते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। जब रिजल्ट्स के ऊपर इंटरप्रेट हो गया, हमने सारी रिपोर्ट तैयार कर ही ली, तो अब हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन का काम करेंगे। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, हम उन लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर क्या करते हैं, काफी सारे लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन में, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। कौन कौन से, फॉर एग्जांपल बिजनेस का मालिक, मैनेजमेंट, कंपनी के इंप्लॉइज, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, सोसाइटी। तो ये सारे लोग होते हैं जिन तक हमने अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना होता है। तो जब वो कम्युनिकेट उन लोगों तक पहुंच जाता है, वो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाती है, तो वो कोई ना कोई अपना एक बेस्ट डिसीजन अपनी लाइफ का हमारी कंपनी को लेकर, हमारी फर्म को लेकर कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन करते हुए आपको बस ध्यान रखना है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन रेडी कर रहे हो वो सिंपल और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, ताकि उसको कोई भी देखकर समझ जाए। तो यहां पर हमने क्या स्टडी किया अभी तक, अकाउंटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अकाउंटिंग की क्या विशेषताएं हैं। तो जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि ये आर्ट है और ये साइंस भी है। फिर हमने देखा कि हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और करते भी किसमें रिकॉर्ड है, मनी में। फिर हम क्या करते हैं, क्लासेस बना देते हैं, लेजर बना देते हैं। फिर यहां पर हम क्या रेडी करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब रेडी करते हैं। फिर हम उन रिजल्ट के ऊपर थोड़ा गहराई से अध्ययन करते हैं, और फिर हम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम करते हैं, कम्युनिकेशन करने का काम करते हैं।